Jai Hind guys, welcome to Online Benchers by Exampur and I am Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. तो गाइस आइए इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी एंड सबसे पहली बात तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन कौन से वोकैबुलरी मायने रखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप सभी जानते हैं कि इन एग्ज़ाम्स में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि दिवाली आ चुकी है और ये दिवाली आप सभी के जीवन में सफलता और उन्नति लेकर आए और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और मेरी आप सभी को आप सभी के माता पिता, आप सभी के परिवार और आप सभी के शुभचिंतकों को हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से बेटा हैप्पी दिवाली। आप सभी को शुभ दिवाली और इसी तरह से सेफ दिवाली मनाएं और खूब पढ़ाई करें क्योंकि 14 नवंबर को आपके एग्जाम्स हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। गाइज आज का ये सेशन हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि कही जाती है वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द देगा, एक शब्द को वाक्य में प्रयोग किया होगा, आपको बताना है कि उस शब्द की उस वाक्य में या वाक्यांश के लिए अगर आपको शब्द का इस्तेमाल करना है तो आप किस शब्द से उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका ऑल्टरनेटिव आप क्या रखेंगे। वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सेंटेंस गिवन होगा। क्वेश्चन 107, द इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू गिव मिसेस रॉयज जॉब। जो मिसेस रॉय की जॉब है उसे उनके बेटे को दे दिया जाए। मतलब अब जो मिसेस रॉय की जॉब है वो मिसेस रॉय के बेटे को दी जा रही है। बिकॉज कारण दिया जा रहा है शी वॉज अ सोशल वर्कर, क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। बट बिकॉज शी हैड डाइड इन हार्नेस, वो जॉब उनके बेटे को इसलिए नहीं मिली कि वो सोशल वर्कर हैं, परंतु इसलिए मिली क्योंकि शी डाइड इन हार्नेस। अब आपको बताना है कि इस वाक्य में डाइड इन हार्नेस का आखिर क्या अभिप्राय है। अब आप इसे कह दे सर ये तो इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, क्या इडियम्स पूछा गया? हाँ, एक तरीके से इडियम्स की मीनिंग पूछ रहा है। या आप कह सकते हो सर इसमें हमसे कहा गया है कि डाइड इन हार्नेस, इसको कौन सा शब्द सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी इसके बदले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका मीनिंग आप जिस भी दृष्टिकोण से इसको देखना चाहें। याद रखना बेटा, आप इस वाक्य को पढ़ने पर तो डाइड इन हार्नेस का अर्थ बहुत आसानी से लगा पाएंगे कि मिसेस रॉय के बेटे को उनकी जॉब देने का इंस्टीट्यूशन ने निर्णय लिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी जॉब पूरी करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी रिटायर होने से पहले ही शी डाइड। मतलब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, अब उनके घर में जीविका अर्जित करने का कोई साधन नहीं है, तो उनकी जॉब उनके बेटे को दे दी गई। तो शी डाइड बिफोर रिटायरमेंट, ना रिटायर होने से पहले ही शी डाइड, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आफ्टर वाला जो ऑप्शन है वो तो सरासर गलत है। डाइड वाइल राइडिंग अ हॉर्स, हॉर्स की तो यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं है। डाइड फॉर अ ग्रेट कॉज नहीं, इसलिए आप इसका आंसर कर देंगे ऑप्शन बी। आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप प्लीज एग्जाम के पहले ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। देखो गाइस, इसके अलावा और भी कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम एक प्रैक्टिस रिक्वायर करता है जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न की है। आप अगर एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो सही रास्ते पे हैं।
मेरी भी इसीलिए कोशिश है कि मैं जब आपसे मिलूं केवल परीक्षा के प्रश्नों के साथ मिलूं। आप ये बात तो मानते होंगे कि मैं आपसे जो किया वादा वो निभा रहा हूं। तो गाइस, परीक्षा के प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलता हूं, इस बात को तो आप समझ ही रहे होंगे। फिलहाल सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, योर एम्बिशन शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद योर कैपेबिलिटीज। अब आपको एक फ्रेज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अंडरलाइन दिख रहा होगा। आपको बताना है इस अंडरलाइन पार्ट को आप किस वर्ड से सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। यानी आप इसे चाहे वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह दें, आप अंडरलाइन पार्ट की मीनिंग कह दें, या आप इसे इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस कह दें, अप टू यू। गाइस, अब आपको बताना है कि क्या है इन कॉन्सोनेंस विद योर कैपेबिलिटीज का तात्पर्य। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो उसी अनुपात में, उसी के अनुसार आप अपना एम्बिशन निर्धारित करें। ऐसा ना हो कि आपकी योग्यता कम हो और आपका एम्बिशन ज्यादा हो, या आपका एम्बिशन कम हो और आपकी एक्चुअली योग्यता ज्यादा हो। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आ रहा है द ट्यून विद नहीं, इन हार्मोनी विद नहीं, योर एम्बिशन शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद योर कैपेबिलिटीज, इन अकॉर्डेंस विद योर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, जैसी योग्यता वैसा एम्बिशन। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति क्लियर हुआ होगा। गाइस, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये प्रश्न पूरी तरीके से समझ आया। अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताएं। कोई डाउट होने पर संपर्क जरूर करें। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की। जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं सेम पीडीएफ, सेम पेपर आपके साथ में साझा करता हूं। आशा करूंगा आप इसे सराहेंगे। गाइस, परीक्षा में ना केवल जब बात आती है सफल होने की, तो ना केवल परीक्षा में सफल होने के लिए नॉलेज की जरूरत है, साथ ही गाइस परीक्षा में सफल होने के लिए हमको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। अगर हमारी प्रैक्टिस सही दिशा में है, अगर हम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो गाइस आपकी सफलता निश्चित है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी आत्मविश्वास से भरे होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको परीक्षा के पेपर सॉल्व करवाता आया हूं। अगर मैंने ग्रामर पढ़ाई है तो भी आपको प्रश्न परीक्षा के ही हल कराए हैं, वोकैबुलरी हमेशा परीक्षा की कराई। और पिछले 2 सप्ताह से तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं केवल और केवल आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर साझा कर रहा हूं। अगर आप इसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है आई कुड नॉट गो अप इन लाइफ। आगे फिर से कहूंगा, आई कुड नॉट गो अप इन लाइफ फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। आपको बताना है फॉर वॉन्ट ऑफ क्या अर्थ इस सेंटेंस में रख रहा है और कैसे आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप कैसे इसको कहना चाहेंगे। आई कुड नॉट गो अप इन लाइफ, मैं अपने जीवन में ऊंचाई को नहीं पा सका, मुकाम नहीं पा सका, कुछ अचीव नहीं कर सका। फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, है ना, यही मीनिंग होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। तो आप कह सकते हैं कि आई कुड नॉट गो अप इन लाइफ, मैं जीवन में बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सका। नेसेसिटी एंड डिजायर तो आप पहले ही हटा दो। फॉर द नीड ऑफ, फॉर द लैक ऑफ, आप कह देंगे चूंकि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस की कमी थी इसलिए। फॉर द लैक ऑफ आंसर हो जाएगा बी, सी और डी आप डिनाई कर दोगे। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न, ये थीम समझ आई होगी। क्या आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें? तो गाइस मुझे बताना ना भूलें और सेशन को शेयर करते जाओ गाइस, सेशन को शेयर करो।
ये शेयर बहुत ज़रूरी है, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेशन को शेयर करो। और फिलहाल गाइस इस क्वेश्चन से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? तो गाइस अगला क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन संख्या 110। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने की पहले कोशिश करो, फिर आगे बढ़ना। कह रहा है दो ही वॉज एरोगेंट, दो मतलब कंट्रास्ट, यद्यपि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है यानी घमंडी है। आई कुड नॉट डिस्पेंस विद हिज सर्विस, मतलब उसके घमंडी होने के बाद भी मैं उसे सेवा से विमुक्त नहीं कर सका, उसे नौकरी से नहीं निकाल सका, उसे टर्मिनेट नहीं कर सका। आसानी से आप इसका आंसर कर सकते, क्योंकि जब देखो जब इंडिविजुअल कोई ईडीएम आपसे पूछा जाता है ना तो उसका अर्थ बताना कठिन होता है, परंतु वाक्य में यदि प्रयोग किया हो तो वाक्य खुद ब खुद उसकी अर्थ को स्पष्ट कर देता है। तो आप कह सकते हैं यद्यपि वो घमंडी था फिर भी आई कुड नॉट डिस्पेंस विद हिज सर्विस का मतलब है मैं उसको उसकी सेवा से, उसकी जॉब से, सर्विस से डिस्पेंस नहीं कर सका, टर्मिनेट नहीं कर सका। अलाइन विद काम और डिसगार्ड तो नहीं होंगे। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज टर्मिनेट। क्या आपको ये समझ आया? गाइस क्वेश्चंस आपके परीक्षा में थोड़े चेंज कर सकते हैं, परंतु साइकोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होगी। साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन हमेशा सेम होगी। तो आप प्लीज एक बार थीम पकड़ ले क्वेश्चन का, तो आपके लिए पेपर थोड़ा इजी डुएबल हो जाएगा। अपने क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा और आगे लेके जाएं और देखें कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने कर पा रहे हैं, तो शायद हम एक सही रणनीति भी बना पाएंगे। और इसको लेकर के भी मैं क्लास आपके साथ साझा करूंगा कि आखिर क्या रणनीति एक विद्यार्थी को अपनानी चाहिए। तो गाइज आपके सामने है क्वेश्चन 111 जो कि अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, बहुत उसके कठिन परिश्रम के बावजूद, he was made a scapegoat for the failure of the project, यानी उसने पहले तो बहुत ज्यादा मेहनत की है और हार्ड वर्क किया है, परंतु प्रोजेक्ट के फेल होने पर उसको स्केपगोट बनाया गया, मतलब बलि का बकरा बनाया गया। मतलब झूठ मूठ का उसके ऊपर फेल्योर का पूरा आरोप उसके ऊपर डाल दिया गया। उसकी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी ऑफ द फेल्योर, उसको असफलता का कारण उसको बना दिया गया, जबकि सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम उसने ही किया था। यानी कि आप एक प्रकार से किसी असफलता का, किसी निराशा का, फेल्योर का रिस्पॉन्सिबल आप किसी को कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही वाज मेड अ scapegoat for the failure of the project, freed from responsibility, नहीं, suspected of causing, उसके ऊपर सबको डाउट था, नहीं, was punished, punishment के बारे में बात नहीं कर रहा, कह रहा blame without reason for, बेकारण बेफजूल का उसके ऊपर ब्लेम किया गया, मतलब बलि का बकरा उसको बनाया गया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आपने सेंटेंस अच्छे से, पूरे मन से, सही तरीके से अगर पढ़ा है ऐसी स्थिति में। गाइस आगे बढ़ते हैं और सेम इन सीरीज में आगे अपने अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, दैट इज 112। इफ फूड सप्लाई फेल्स, यदि फूड की सप्लाई फेल होती है, टू कीप पेस विद पॉपुलेशन, यदि फूड की सप्लाई असफल हो जाती है, उस गति से असफल होती है जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है और फूड की सप्लाई कम हो रही है, ऐसी अगर सिचुएशन हो तो सिविलाइजेशन विल कोलैप्स। तो सिविलाइजेशन क्या है? कोलैप्स हो जाएगी। भाई लोग पैदा हो रहे हैं पर खाने को नहीं मिलेगा तो सभ्यता खत्म हो जाएगी।
आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टू कीप पेस विद के विचार को सही तरीके से सामने रखता है। देखो गाइस, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस यहां पे आपको नजर आने चाहिए। पहला टू ग्रो अलोंग विद और दूसरा टू मूव एट द सेम पेस। टू गेन मोमेंटम एक एब्स्ट्रैक्ट सा एक ऑप्शन है। टू वॉक साइड बाय साइड से भी कोई लेना देना नहीं है। फूड की सप्लाई अगर फेल होती है, टू ग्रो अलोंग विद पॉपुलेशन, फूड की सप्लाई ग्रो कर रही है पॉपुलेशन के हिसाब से, पहला ऑप्शन। दूसरा, फूड की सप्लाई फेल हो रही है, टू मूव एट द सेम स्पीड एज पॉपुलेशन। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ग्रो से कोई लेना देना खास है नहीं। आप कह रहे हैं कि सप्लाई क्या होगी, सप्लाई मूव करेगी ना, सप्लाई कर रहे हो आप, तो पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई पर डिपेंड करती है। सो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर डी। तो गाइज, आपसे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये सभी शब्द एकदम क्लियरली समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लो। आशा करता हूं आपको किसी प्रकार का डाउट या संशय अभी नहीं हुआ होगा। चलो तो गाइज आगे बढ़ते हैं और अगले चलते हैं कुछ नए शब्दों पर। अब आपके साथ साझा किया जा रहा है बेटा, आपके साथ साझा किया जा रहा है अब कुछ एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस। एंटोनिम्स भी वोकैब में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उनको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक इसलिए मानता हूं क्योंकि इसमें दोहरा दिमाग लगाना पड़ता है। आपकी आंखें और ब्रेन का तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि जब आप किसी वर्ड को देखते हैं तो दिमाग सीधे उसकी मीनिंग समझता है, परंतु आंसर आपको उसका विलोम करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन 113 कह रहा है, सेंटेंस है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वेदर द रिवार्ड आर in commensurate with the effort or not, or society always have workaholics and the shirk work groups। तो गाइज आपको बताना है कि यहां पे commensurate का मीनिंग क्या होता है। ओके, आपको बताना है commensurate का मतलब क्या पॉसिबल है, स्पेशली इन दिस क्वेश्चन। चलो, थैंक यू। आंसर दो गाइस, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू आंसर। आप प्लीज इसको आंसर करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस। देखो मैं बताता हूं, कह रहा है कि चाहे रिवॉर्ड आपको सही अनुपात में मिले या ना मिले, मतलब मान लो आपने अगर 10 गुना काम किया है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो रिवॉर्ड है वो भी 10 गुना ही मिले। यानी आप कह सकते हैं वेदर द रिवॉर्ड आर डिसप्रपोर्शनेट विद द एफर्ट्स, चाहे आपका रिवॉर्ड आपके एफर्ट से डिसप्रपोर्शनेट हो, मतलब जिस प्रपोर्शन में आपको मेहनत लगी है उस प्रपोर्शन में रिवॉर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं। सोसाइटी ऑलवेज वर्कोहॉलिक एंड श्रिंक वर्क ग्रुप से भरी पड़ी है। करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन चॉइस ए। याद रखना, इन कॉमेंसुरेट का मतलब होता है कि रिवॉर्ड आपको आपके एफर्ट्स के ही अनुपात में मिलता है, और ऑपोजिट हो जाएगा डिसप्रपोर्शनेट, एंटोनिम हो जाएगा डिसप्रपोर्शनेट। देखो गाइस, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप इस अंडरलाइन वर्ड को पहले मीनिंग समझो। वेदर द रिवॉर्ड्स आर, चाहे रिवॉर्ड आपको कमेंसुरेट विद द एफर्ट्स और नॉट, चाहे आपके अनुपात में मिले और नॉट या ना मिले, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेट। आराम से हम आंसर कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114. Carnivores leaves behind a large number of emaciated soldiers in the camps of both the victorious and vanquished. तो emaciated का मतलब यहां पर है थके हुए, या घायल चोटिल। जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई के बाद जो पीछे छूट जाता है वो होता है घायल सैनिक, चाहे आपने जीत हासिल की हो चाहे आपने हार हासिल की हो। अब थके हुए होने का, चोटिल होने का विलोम क्या हो सकता है? डिटरमाइंड नहीं, डिसइल्यूजन्ड नहीं, थिन कमजोर नहीं, हेफ्टी। आशा करता हूं बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। समझ आया गाइस? कोई डाउट, कोई संदेह तो जरूर पूछना प्लीज। चलो अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज अ मैमथ गैदरिंग। मैमथ किसे कहते हैं आप जानते होंगे, विशाल, है ना? विशाल आकार को आप मैमथ कहते हैं। तो कह रहा है कि बहुत ही बड़ी गैदरिंग थी टू लिसन द लीडर, लीडर को सुनने के लिए बहुत ही बड़ी गैदरिंग रखी गई थी। और बहुत ही बड़ी गैदरिंग रखी गई थी का अभिप्राय क्या है? बहुत ही बड़ी गैदरिंग रखी गई थी का अभिप्राय है कि लार्ज ऑडियंस थी। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल नहीं, पुअर नहीं, लार्ज नहीं, टाइनी। ओके चलो, सो गाइज विद दिस आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 116। द ऑडियंस थॉरली एंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा। हिलेरियस का मतलब होता है जिसमें आपको हंसाया जाए बहुत ज्यादा। ओके चलो, थैंक यू। तो जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा हंसाया जाता है, हास्यप्रद, हिलेरियस मतलब हास्यप्रद ड्रामा। मतलब ऐसा कोई ड्रामा जिसको पढ़ के आपको, जैसे अगर आप देखें मिस्टर बीन कैसा ड्रामा है? वो साइलेंट कॉमेडी है, ऐसा ड्रामा है जिसको देख के बस हंसी आती है और कुछ भी नहीं, विजुअल कॉमेडी आप कह सकते हैं। तो जो हिलेरियस का मतलब है हंसाने वाला, तो अम्यूजिंग नहीं, डिलाइट नहीं, विलोम क्या हो जाएगा? सीरियस ड्रामा। हंसाने वाले का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीरियस हो जाएगा। हंसाने वाला ड्रामा हिलेरियस ड्रामा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीरियस ड्रामा। इस तरीके से आप इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। मेरी आशा है आपको समझ आया होगा। चलो, क्या सभी को क्लियर है गाइस? तो आपके परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है इसका अवलोकन और आकलन आप बहुत आसानी से कर सकेंगे, कर पा रहे होंगे इवन। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 117। आपको बताना है बेटा दोस्तों कि क्या है मतलब ऑफ द वर्ड इरुडिशन, और सेंटेंस आपका यहां पर साफ साफ गिवन है। द राइटर्स इरुडिशन इन साइंस इज रिवील्ड इन एवरी पेज ऑफ द बुक। ओके, तो इरुडिशन का मतलब होता है कीन इंटरेस्ट, कि राइटर का कितना ज्यादा गहन इंटरेस्ट है साइंस में, ये उसके हर पन्नों ऑफ किताब से झलकता है, दिखाई देता है। अब किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसका विलोम क्या हो जाएगा कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इन अनइनलाइटेंड नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, हॉलोनेस नहीं, इग्नोरेंस, कि वो साइंस में ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसकी रुचि नहीं है।
तो आंसर विल बी एज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड इरुडिशन, दैट इज इग्नोरेंस। सभी को क्लियर हुआ गाइस? कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 118। कह रहा है द सेमिनार विच रवि ऑर्गेनाइज्ड, सेमिनार को जिसको रवि ने ऑर्गेनाइज किया था, प्रूव्ड टू बी मोमेंटस इवेंट। मोमेंटस मतलब यादगार। आपको बताना है मोमेंटस का क्या होगा करेक्ट आंसर एज एन एंटोनिम। अगर उसका सेमिनार जो उसने ऑर्गेनाइज किया था अगर वो बहुत ही ज्यादा यादगार है, तो आप कहेंगे ऐसी चीज जो बहुत ही इग्नोर करने वाली, जो कोई खास ना हो, जिसको आप कम महत्वपूर्ण कहेंगे या अमहत्वपूर्ण कहेंगे, उसको हम ट्रिवियल कहते हैं। अमहत्वपूर्ण, ट्रिवियल इशू, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, इसे आप लेस इंपॉर्टेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूटाइल, वैन और यूजलेस को डिनाई करके ट्रिवियल का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटस का मतलब है अति महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 119, क्वेश्चन नंबर 119। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 119 आपसे कह रहा है बेटा कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कोर्ट विंडिकेट्स हिम with regard to his involvement in the case, but how he feels about it। तो आपको यहाँ पे vindicates का एंटोनिम बताना है, जल्दी से बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं, कह रहा है कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कोर्ट विंडिकेट्स हिम विद रिगार्ड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस, बट हाउ ही फील्स अबाउट इट। मतलब कोर्ट ने उसको उसके केस में इन्वॉल्वमेंट को क्या कर दिया, विंडिकेट कर दिया है। ओके, आरोप मुक्त कर दिया है, क्योंकि उसे जैसा महसूस हुआ, मतलब शायद मे बी उसने अपॉलॉजी ली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडेक्स एज एन एंटोनिम, है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर सी। आशा करता हूं बेटा समझ आया होगा। अब आते हैं इस पेपर के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन बेटा जो पूछा गया था, दैट वाज दिस। इन दोज डेज मेनी मोनार्च एंजॉयड वास्ट एस्केलेस्टिकल पावर्स। अब आपको बताना है एस्केलेस्टिकल का पावर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अल्टीमेट पावर। ओके, ऐसा पावर जो एस्केलेट होता जाए, बढ़ता ही जाए, कभी ना खत्म होने वाला पावर। तो अगर एस्केलेस्टिकल पावर है जो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ऐसा पावर है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परमानेंट। तो इसका सिनोनिम हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्पोरल, यानी ऐसा पावर जो टेम्परेरी हो, क्षणिक हो, कुछ देर में खत्म हो जाए। तो गाइज ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आज मैंने साझा किए। आप सभी ने इन प्रश्नों का जवाब दिया एंड आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एग्ज़ाम के पैटर्न को केंद्र माने, एग्ज़ाम का पैटर्न केंद्र माने और उन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के जितने भी प्रश्न हैं। और परीक्षा आपको केवल और केवल ज्ञान से जीतने की सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको साथ ही उसके मेंटल और फिजिकल बैलेंसेस आपको सीखने होंगे, परीक्षा की रणनीति सही बनानी होगी। और पेपर पैटर्न मैं पूरा फोकस देता हूं बेटा, पेपर पैटर्न दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन स्टूडेंट्स लुक फॉर।
आशा करता हूँ जितना मैं फोकस करता हूँ पेपर पैटर्न पे, आप भी उतना ही करेंगे। बस फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो सीधा संपर्क करें बेटा। नितिन मिश्रा VNS पे आप मुझे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। दिवाली आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी दिवाली आपको। आज की क्लास में इतना ही। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी। डू वेल इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली। दिस इज ऑनलाइन बेंचर्स by Exampur, and I am Nitin Mishra, and I will see you all in the next class. Thank you so much guys. Jai Hind. Take care. Bye bye.